वालेकुम। जैसे कि आप जानते होंगे मेरा नाम है साक्षी और मैं आपको यहाँ पे सोशल पढ़ाती हूँ, वो भी हिंदी मीडियम में। और फिलहाल जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं उसी में मतलब उसी वीडियो में पूरा जो ये चैप्टर है समाप्त कर दूंगी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लेंथी चली जाती है वीडियो, इसलिए मैंने खाली उसमें 3.1 एंड 3.2 ही कंप्लीट करिए। और इस वीडियो में हम 3.3 एंड 3.4 कंप्लीट करके इस चैप्टर का आज हम इस वीडियो में गेम ओवर कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ओके, तो हम जानते हैं ना, जैसे आधुनिक विश्व में चलवाए, जिसके आज हम एंडिंग करने वाला है, यूनिट 3 और इतिहास है ये, ठीक है। और इसकी हम हेडिंग देखते हैं यूनिट 3.3 की। जब चरगाह सूख जाते हैं। सूखा पूरे विश्व के चरवाहों को के जीवन का पर मतलब बहुत ज्यादा असर डालता है। मतलब जब सूखा पड़ जाता है तो उनके जो चरवाहे हैं उनके जीवन पे बहुत ज्यादा असर डालता है। जिस वर्ष बारिश नहीं होती है और चरगाहे सूख जाते हैं, तब मवेशियों को हरे भरे चरगाहों में अगर नहीं ले जाया जाता है तो समस्त भूखमरी का संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब क्या कहते हैं, मतलब सूखे की जगह पे जब वो चरवाहे रह रहे हैं और वहां पे अगर बारिश ना हो, और बारिश नहीं होती है और ज्यादा ही सूखा पड़ जाता है, तब अगर जो मवेशियां हैं, मतलब उनके जो रेवड़ हैं, बड़े बड़े झुंड हैं पशुओं के, अगर उन्हें हरे भरे चरगाहों में नहीं ले जाया जाता तो क्या होगा, संकट पड़ जाएगा भूखमरी का, वो भी उनके जानवरों में। ओके, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं कि इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमतू स्वभाव के होते हैं। इसी घुमतूपन के चलते वे प्रतिकूल वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच जाते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो चरवाहे होते हैं वो हमेशा घुमतू स्वभाव के होते हैं, यहाँ से वहां तक घूमने वाले होते हैं। और यही जो उनका घुमतू स्वभाव होता है, इसी के कारण जो ये सूखे की जो मतलब सूखा पड़ जाता है कहीं पे, या फिर जो इतनी भूखमरी का संकट फैल जाता है, उससे वो बच पाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि परंतु औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात तो मवेशियों का एक ही क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में कैद कर दिया गया था और उनके लिए एक क्षेत्र पर आरक्षित कर दिया गया था और अच्छे चरवाहों की तलाश में यहाँ से वहां घूमने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब जब औपनिवेशिक शासन आ गया था, मतलब जब यूरोप मतलब अंग्रेजी लोग जब उनकी उसमें आ गए थे अफ्रीका में, तो वहां पे जो उनको क्या कहते हैं, घूमने पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब जो घूमते स्वभाव के थे उस पे भी पाबंदी लगा दी गई थी कि यहाँ से वहां तुम्हें नहीं जाना। और ऊपर से उनको एक ही जगह में, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में उनके लिए वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया था कि हाँ, इस क्षेत्र के अलावा अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद अपने बेहतरीन चरगाहों से दूर कर दिया गया था और ऐसे अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में पट्टी में रहने का विवश कर दिया गया था, जहाँ हमेशा सूखा पड़ने की संभावना बनी रहती है। और चरगाहों में संकट के समय भी, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो मतलब अच्छे अच्छे चरगाहे होते थे, ऑफ कोर्स इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो अच्छे अच्छे चरगाहे होते थे, जो अंग्रेजी लोग थे वो उसमें रहते थे और गोरे गोरे जो लोग होते थे, बाकी वो अफ्रीका के जो लोग होते थे उनको क्या कहते हैं, सूखे ऐसे क्षेत्र में जाके, जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे उनमें जाके उनको ढकेल दिया गया था कि हाँ, अब तुम इसमें ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद हम यही चीज यहाँ पे बोली गई कि जो अच्छे चरगाहे थे उनसे वो दूर कर दिए गए थे, उनको ऐसे सूखे सी जगह पे जहाँ पे घास भी नहीं होती, ऐसी जगह पे उनको भेज दिया गया था। और ऊपर से संकट के समय भी वो क्या कहते हैं, ऐसे चरगाहों में नहीं जा सकते थे, उनको मना था ऐसे चरगाहों में जाने में। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि और संकट के समय भी पर भी वे अपने मवेशियों को लेकर ऐसी जगह पर जा नहीं सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसलिए सूखे के दौरान में चरगाहों के पास मवेशी मतलब जो उनके जो जानवर हैं उनको सूखे के दौरान जब चारा नहीं मिलेगा, तो और ऊपर से जब चारा नहीं मिलेगा और इंसान जब कहते हैं ना कमजोर होता है तो उसको ज्यादा ही बीमारियां घेरती है। ऐसा सुना होगा कि इंसान अगर कमजोर होगा तो उसको बीमारियां भी ज्यादा घेरेगी। तो ऐसे ही जो जानवर होते हैं उनको भी खाना नहीं मिलेगा तो वो तंदुरुस्त नहीं होंगे, सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो उनको भी बीमारियां ज्यादा ही जकड़ने लगेंगी। और इसी वजह से कि भूख और बीमारियों की वजह से जो उनके मवेशी होते थे वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मरने लगे थे। उसकी कुछ उन्होंने रिकॉर्ड बता रखा है कि 1930 में कीनिया के चरवाहों के पास क्या कहते हैं 7,20,000 मवेशियां और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000
गधे थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1933 से और 1934 के बीच में ये जो उनकी आबादी थी इस पे ये एकदम ही घट के आधी हो गई थी। किस वजह से? क्योंकि उनको भाई सूखे की जगह पे भेज दिया गया, जहाँ खाना नहीं मिलता, कुछ है ही नहीं, चरगाहे नहीं है, तो फिर कैसे उनकी जीवित जो जानवर है वो सर्वाइव करेंगे। इस वजह से जो उनकी जो ये तादाद थी ये एकदम आधी की, जो ये इतनी ज्यादा तादाद थी इसकी एकदम ही आधी हो जाती है। उसके बाद हम सीधा 3.4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी 3.3 खत्म हो जाती है। 3.4 सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि औपनिवेशिक काल में अफ्रीका में बाकी स्थानों के जैसे मरसाई लैंड में आई बदलावों में सारी जगहों पे एक जैसा असर नहीं पड़ा था। कि मतलब जैसे जो औपनिवेशिक शासन मतलब जो अंग्रेज लोग अफ्रीका में आए थे, तो जैसे बाकी सारे चरगाहों पे बाकी जगहों पे जैसे लोगों पे प्रभाव पड़ा था, वैसे जो मार्सी लैंड थे, मार्सी लैंड में जो बदलाव हुए थे उसमें सब लोगों पे एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा था। उसका मतलब क्या है उसको वही समझाती हूँ आगे कि औपनिवेश बनने के पूर्व मरसाई समाज के दो सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। कि जो अंग्रेज आने से पहले जो क्या कहते हैं मरसाई जो समाज था ना, वो दो वर्गों में बटा था। वो दो वर्ग कौन से थे? एक तो वरिष्ठ जन एल्डर्स और दूसरा था योद्धा जिन्हें बोलते थे वॉरियर्स। वरिष्ठ जन कौन होते थे? वरिष्ठ जन जो होते थे वो शासन संभालते थे, समुदाय से संबंधित मामलों में पर विचार विमर्श करते थे, अहम जो निर्णय होते थे उनको लिया करते थे और समय समय पर सभा भी किया करते थे। ये होते थे वरिष्ठ जन। दूसरे जो योद्धा जन होते थे, मतलब योद्धा जिन्हें वॉरियर कहा जाता था, वो कौन थे? उनके बारे में पढ़ते हैं कि योद्धाओं में अधिकतर नौजवान होते थे जिन्हें खासकर जो लड़ाई लड़ने के काम और क्या कहते हैं कबीले की हिफाजत का काम करने का मतलब दिया जाता था, ठीक है। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे के कबीलों से पशु छीन कर लाया करता था। उनका ये काम होता था। एक तो लड़ाई लड़ना कि अगर उनके कबीले पे कोई हमला कर दे और अपने कबीले की हिफाजत करना, और दूसरा कि दूसरे की कबीले में जो पशु है उनको छीन कर लाना भी, ये भी उनका एक काम हुआ करता था। इसको हम पढ़ते हैं कि एक और चीज जो वॉरियर से जुड़ी हुई है कि उनको वॉरियर कब माना जाता था, मतलब योद्धा कब माना जाता था? जहाँ पशुओं की संपत्ति होती है, मतलब एक चीज और जो वो करते थे वो बताती हूँ कि जहाँ पशुओं की संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के पशु छीन लेना एक अहम काम माना जाता था। मतलब योद्धाओं में एक अहम काम माना जाता था कि दूसरों के पशु को छीन लेना, ठीक है। जहाँ पे पशुओं की संपत्ति हो, ज्यादा संपत्ति होती है ना, तो उनसे पशु छीन लेना एक अहम काम माना जाता था। और अब हम ये पढ़ते हैं कि योद्धा जो थे उनको योद्धा कब माना जाता था, मतलब क्या करना पड़ता था कि वो योद्धा बन सके। जो नौजवान लोग होते थे, युवाओं की योद्धा वर्ग का भाग लेना तभी माना जाता था जब वह दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और योद्धा जो मतलब ऐसा नहीं होता था कि भाई वो गए और छीन के एकदम लेके, मतलब पूरा एक युद्ध होता था जिसमें वो मतलब लड़ते थे और जो जीता था फर्स्ट वो उसको उसके जो मवेशिया होते थे उनको ले लेता था, छीन लेता था, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया था कि युवाओं को योद्धा कब माना जाता था? जब वो क्या कहते थे दूसरे के मवेशियों को छीन लेते थे और ऊपर से युद्ध में जो बहादुरी से प्रदर्शन करते थे उन्हें, ठीक है। युद्ध में बहादुरी से प्रदर्शन कर अपना पौरुष सिद्ध कर लेते थे। फिर भी उन्हें वरिष्ठ जनों के नीचे ही काम करना पड़ता था। वरिष्ठ जन कौन? जो कि जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि जो समुदाय के संबंधित मामले पर विचार विमर्श करते हैं और अहम निर्णय लेते हैं और समय समय पर सभा करते हैं, उन वरिष्ठ जनों के नीचे ही रहना पड़ता था। किनको? मतलब ये योद्धाओं को। मतलब अगर वरिष्ठ जन कुछ कहेगा तो उनकी बात इन्हें माननी पड़ेगी। उसके बाद हम पढ़ते कि मासियाओं के मामले में भी देखभाल करने के लिए अंग्रेजों सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए थे जिनसे आने वाले वर्षों में बहुत सारे प्रभाव पड़े। इसके आगे इसके वो 3.4 इसके आगे भी है, वो मैं इसके बाद बता दूंगी कि मसाइयों के लिए उन्होंने क्या क्या देखभाल करने के लिए और कौन से निर्णय लिए थे अंग्रेजी लोगों ने, वो बता दूंगी। और मैं एक बात दोहराऊंगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दोहराई थी कि मैं जो बोलती हूँ कि हाँ ये आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बना तो इस तरीके से बन सकता है, ये नहीं कि वो चैप्टर मतलब यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे, बल्कि मैं नहीं खुद से भी सोचा करो कि हाँ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जितनी ही ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। क्योंकि एनसीईआरटी से जो बच्चा लिखता है उसकी मतलब
कहते हैं ना एनसीईआरटी से लिखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके पेपर पे, ठीक है। तो इसमें से यही पूछ सकते हैं कि भाई वो कौन से 2 गुट थे, सामाजिक गुट थे जो कि अफ्रीका के लोगों में जो बटे हुए थे, ठीक है, मरसाई के लोग जो 2 गुट में बटे हुए थे वो कौन से 2 गुट थे, और भाई सूखे में क्या होता था अगर सूखा पड़ जाता था। तो ऐसे मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है। अब 3.4 को हम आगे बढ़े। 3.4 के हम आगे समझते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कि जो अंग्रेजी लोगों ने मतलब क्या क्या बदलाव करे और क्या क्या नहीं करे। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया निर्धारित कर दिए थे और उन्हें अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके पश्चात उन्होंने हमलों या लड़ाइयों पर भी रोक लगा दी। इस तरह से वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों के परंपरागत सत्ता पर बहुत कम, मतलब जो थी परंपरागत सत्ता थी वो कमजोर हो गई। मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि उन्होंने जो थी मसाई जो थे उनको उप समूह के मुखिया निर्धारित कर दिया गया था और उनको ये अब सारे जो जिम्मेदारी दे दी गई। अगर तुम्हें कोई भी निर्णय लेना है तो वो तुम ही लोगे, कोई बात हो गई तो उसको भी तुम ही देखोगे, सब चीज इनके ऊपर आ गई। और जो लड़ाई होती थी, लड़ाई हमले जो होते थे उन सब पे भी रोक लगा दी गई थी। और इससे क्या होता था, वरिष्ठ जन जो कि आप जानते ही होंगे, जो सारे जो कोई भी अगर बात होती थी उसको सुलझाना, अगर कुछ भी हो सारी बातों पे मतलब उनकी ऊपर होती थी, तो वो सारा जो काम था वो इनको दे दिया गया था, सारे मामलों को सुलझाना वगैरह वो इनको दे दिया गया था, तो उनका भी काम गया। दूसरा योद्धाओं का भी काम गया क्योंकि उन्होंने हमले और लड़ाई के लिए पे रोक लगा दी गई थी। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो जो समय बीता और औपनिवेशिक शासन द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल एक तंत्र करने लगे, उनके पास नियमित आय थी जिससे वे जानवरों से जो सामान और भूमि खरीद सकते थे। मतलब जो समय बीतता गया भाई उन्होंने माल एक तंत्र करना शुरू कर दिया और इससे वो भाई अमीर हो ही जाएंगे ऑफकोर्स। तो वो क्या करते थे कि इससे वो कुछ भी खरीद सकते थे, जानवर भी खरीद सकते थे, कोई सा जो सामान भूमि कुछ भी खरीद सकते थे। वह अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने हेतु कर्ज भी देने लग गए थे और बाद में जाकर अधिकतर शहरों में बस गए। ये जो लोग थे, ये अपने गरीब पड़ोसी जो होते थे उनको लगान चुकाने के लिए, लगान क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कई बार, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या होता है लगान। उसके बाद इसको चुकाने के लिए और लगान चुकाने के लिए वो कर्ज देने लग गए थे और बाद में जाकर ये लोग थे मुखिया जो निर्धारित करे गए थे अंग्रेजों द्वारा, ये जाके शहरों में बसने लगे और जो व्यापार करने लगे वहाँ पे। परंतु जो उनके बीवी बच्चे होते थे वो गांव में रहकर उनके पशुओं की देखभाल करते थे और चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आय भी होती थी उनकी, ठीक है। चरवाही की जैसे उनके मवेशियों को घुमाना वगैरह वो सब, दूसरा खेती वगैरह करने, मतलब खेती वगैरह करना गैर चरवाही में आ गया। और जो हो गया व्यापार वगैरह करना, जो गांव में छोटा मोटा व्यापार करते होंगे वो व्यापार करना भी उनके गैर चरवाही में आ गया। और चरवाही तो आप जानते ही हैं, तो वो सब भी काम करते थे जिससे उनकी आय होती थी। यदि उनके जानवर किसी तरह घट भी जाते थे तो वो और खरीद लेते थे क्योंकि भाई अमीर लोग हैं भैया, पैसा तो वो कुछ भी कर सकता है। और जो मतलब अमीर लोग हैं तो वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो अमीर नहीं है चरवाही वो क्या कर रहे हैं, जो चरवाहे केवल अपने जानवरों के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके हालात कुछ और ही होते थे। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मान लो कि इनके जानवर खत्म होते तो ये दोबारा खरीद लेते थे ना, लेकिन अगर इनके साथ जानवर समाप्त हो जाए कुछ भी तो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि दोबारा जानवर खरीद ले। मैंने एग्जाम्पल से समझा आपको एक, ठीक है। संसाधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ समाप्त हो जाता था, तब उन्हें आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। जब युद्ध हो जाता था या अकाल पड़ जाता था तो भाई वैसे भी उन पे पैसे नहीं होते थे तो उनका जो सारा कुछ होता था सामान वो खत्म हो जाता था। तो अब वो क्या करते थे, जो दूसरे शहरों में थे ना उनमें जाके शरण लेने लगते थे, मतलब कि कुछ वहाँ पे काम करने लगते थे। वो क्या काम करते थे, जैसे कि कोई तो क्या कहते हैं शरण लेनी पड़ती थी, कोई कोयला जलाने का काम करता था तो कोई कुछ और काम करने लगता था। और कुछ मतलब जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती थी उनको क्या कहते हैं सड़क बनाने या भवन निर्माण का काम मिल जाता था। मतलब ये लोग क्या काम करते थे, कोयला बनाने का काम करने लगते थे या कुछ और काम करने लगते थे। जिसकी किस्मत अच्छी होती थी उसको सड़क बनाने में या भवन निर्माण करने में काम मिल जाता था उनको, ठीक है। अब ऑफकोर्स भवन और निर्माण बनाने में ज्यादा पैसे मिलते होंगे इसलिए इसे यहाँ पे बोला गया कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको ये काम मिलता था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस तरह से मसाई समाज में 2 स्तरों पर परिवर्तन आ गया। पहला वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के मध्य उम्र पर आधारित
पर पारंगत अंतर पूरी तरह समाप्त भले ना हुए थे, पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि दूसरा क्या आया कि गरीब और अमीर चरवाहों के बीच नया भेदभाव उत्पन्न हो गया था कि भाई अमीर लोग जो है भाई वो तो कुछ अकाल पड़े कुछ भी पड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब है उसका तो भाई सब कुछ छिन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारी यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और मैं आपका धीरे धीरे करके मिड टर्म तक का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। और अगर मैं जैसे हर किसी की लास्ट वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, इसने आपने इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो कुछ समझने में, कुछ डाउट क्लियर करे हो, या फिर अगर ऐसा लगा हो कि कोई चीज़ मैंने गलत बोल दी है या फिर कुछ मैंने अच्छे से नहीं समझाया, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे की वीडियो में सुधार सकूँ। और क्योंकि सुधार करने से ही सुधार होते हैं, इस वजह से। चलिए अब मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो पे अगर व्यूज़ आते हैं, अगर कोई लाइक करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियो और बना सकूँ। तो इसी वजह से मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप उनको भी बताएं कि हाँ कोई पढ़ा रहा है और अच्छा पढ़ा रहा है, जैसा भी पढ़ा रहा है आपको पढ़ाना चाहिए। आप भी शेयर करें, आपकी मदद से ही मेरी मदद होगी। तो आपसे एक ही गुजारिश करूँगी, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और प्यारे प्यार से कमेंट कर दिएगा। और तब तक के लिए दूसरी वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।